नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मेहमान के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करा दें। ये हैं मधुपुर के युवा तेज तर्रार विवेक मोदी। लगातार विगत 2 दिनों से आप अखबारों के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के रिपोर्ट के माध्यम से आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे इन्हें कि इन्होंने यूपीएससी 2018 में 179वां रैंक प्राप्त किया है और मधुपुर का गौरव बढ़ाया है। यूं ही मधुपुर नहीं बल्कि पूरे झारखंड स्तर पर अपना परचम लहराया है। सबसे पहले विवेक जी, आपका स्वागत है आज हमारे यहाँ। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर ही आज नहीं बल्कि आज से पहले वर्ष 2016 में जब इन्होंने सीए कंप्लीट की थी, उस समय भी हमने इनका इंटरव्यू आपके सामने दिखाया था। और उसी समय मैंने इनसे पूछा था कि आगे आपका लक्ष्य क्या है, तो इन्होंने कहा था यूपीएससी, और मैं उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुका हूं और उस लक्ष्य को आज ये पूरा कर चुके हैं। हमारे बीच हैं, आपके बीच हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे। मैं ऐसे वैसी कोई बात नहीं बल्कि किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की, क्या जज्बा था और इनसे मधुपुर के और युवा कैसे मोटिवेट हों। आज का जो समय हो गया है एंड्रॉयड मोबाइल का हो गया है। लोग जहाँ इसका उपयोग कम कर पा रहे हैं, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेट जहाँ हमारे लिए काफ़ी सार्थक है, काफ़ी कुछ हम उससे अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज लोग किताबों से कम मोबाइल से दोस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। मोबाइल से दोस्ती गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी उपयोग सही होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के बात करेंगे विवेक जी से। सबसे पहले आपको बधाई और धन्यवाद। कैसा रहा अब तक का सफ़र? जी, सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, उतार चढ़ाव से भरा रहा सफ़र। जब मैं पहले तैयारी करने गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन उसी समय प्रशांत भैया जिन्होंने 2 साल पहले प्रशांत डालमिया जी, उन्होंने फिर मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आप दिल्ली में आओ, तुम दिल्ली में आओ, यहाँ पर ऐसे तैयारी करो, यहाँ पर जाओ। और फिर मैं वहाँ पर एक छोटे से रूम में ले आके रहने लगा। तो पहली बार में तो मैंने फिर वहाँ पर ट्यूशन भी की। बाजी नाम है, रवि बोल के वहाँ पर है, क्लासेस होती है। उन्होंने मुझे तैयारी करवाई। मेरे प्री तो क्लियर हो गया लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें तो बड़े-बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, उसमें बड़े-बड़े क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव रहता है और तैयारी मुझे थोड़ा कम समय भी कम मिला था, इसीलिए भी मैं उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था। लेकिन फिर अगले बार मैं फिर से लग गया कि नहीं, हार नहीं मानी। ये रहता है कि ये यूपीएससी की जो परीक्षा है ये कठिन परीक्षा है। इसमें अगर आप ये सोच लेंगे कि आप एक ही बार में सब चीज कर लेंगे तो ये संभव है, मैं ये नहीं बोलूंगा संभव नहीं है। अच्छा। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जरूर मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसीलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप डटे रहेंगे आपको, और साथ में मुझे जो सर्कल मिला था जिसमें एक दूसरे के साथी लोग जो है वो लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं, और साथ में एक मेरा दोस्त भी जो उसके भी 184वीं रैंक आई है, तो काफी ये अच्छा रहा। और आपके लिए तो बिल्कुल नया होगा। मेरे कहने का मतलब, आप कॉमर्स फैकल्टी से थे, सीए आपने कंप्लीट की और सीए के बाद तुरंत आर्ट्स फैकल्टी, उसमें आर्ट्स के 5-6 पेपर हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये को काफ़ी कुछ, जबकि उसके बारे में आप अननोन रहते हैं। मैट्रिक से लेकर के मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन तक आपको कहीं उससे वास्ता नहीं रहता है, जबकि आर्ट्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें कंटिन्यू वो सब पढ़ना ही रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। फिर भी आपको कैसे लगा कि अब हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री की तैयारी मैं कैसे करूँ, पॉलिटी पढ़ना है, तो कुछ अजीब सा? शुरू में जब मैंने ये सब्जेक्ट उठाए थे तो थोड़ा अजीब तो लगा था कि कैसे पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, कितनी याद है चीजें नहीं है। लेकिन जब प्रोसेस में आया तब मुझे ये समझ में आया कि इस परीक्षा में आपसे ये नहीं मांग रहे हो कि आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि अकबर कब मरा था और ये सारी चीजें। वो बस ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको पता है कि नहीं कि अकबर ने क्या क्या देश के लिए किया था, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, अकबर के रूल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप हिस्ट्री को उस नजरिए से देखते हैं, इतिहास को आप सीख के नजरिए से देखते हैं कि मैं आज उससे, कोई हमारे देश में पुराने राजा थे, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया और आज मैं उसको इस तरह से देख पा रहा हूँ। जैसे अगर मानो मैं पॉलिटी भी पढ़ता था तो मुझे संविधान के बारे में जानकारी होती थी, तो इससे ये बिल्कुल समझ में आता था कि किस तरह से हमारा देश आज चल रहा है, और वो एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो अगर आप उसको उस तरीके से लेंगे कि ये चीज जो है, अगर मैं, भगवान न करे आपका यूपीएससी क्लियर नहीं भी हो, तब भी आप इसे हमेशा अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर पाएंगे, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपका ज्ञानवर्धन होता है और आप एक समाज के अच्छे नागरिक बन के आप उभरते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उस तरीके से लेंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा कर पाएंगे इस परीक्षा में। पारिवारिक सहयोग कैसा रहा आपका? जैसे बैकग्राउंड आपने बताया, पिताजी खाद की दुकान चलाते हैं, काफी कम आय होता है, उस स्थिति में आपको मैट्रिक
कि पढ़ाई के बाद आप बाहर निकल गए, उस समय से कंटिन्यू अभी तक पढ़ रहे हैं, आपका भरण पढ़ाई लिखाई भरण पोषण सारा माता पिता के द्वारा किया गया, कैसा रहा सहयोग? कि परिवार का मेरा सहयोग का तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब जो मेरे परिवार में, और सिर्फ मेरे माता पिता ही नहीं, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं श्री सौरभ मोदी, उनका जो सहयोग रहा है, उन्होंने ही मुझे हमेशा, वो भी सीए हैं साथ अभी, वो और एफसीआई में एजीएम है वो, उन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन किया, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि तुम आईएएस की तैयारी करो। तो ये जो परिवार का सपोर्ट रहता है, परिवार का सपोर्ट, जैसे मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, तो उन्होंने जो हमेशा, पापा ने हमेशा ये कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करो, और उन्होंने मुझे ही अपनी संपत्ति मानी। बिल्कुल। और हमारे परिवार के सभी लोगों ने, उन्होंने ना कभी ये सोचा कि मैं कुछ जमीन खरीद लूं, कुछ जायदाद खरीद लूं, कभी इन सब चीज पे दिमाग नहीं आया, बस अपने बेटे पे ही जो है उसी को संपत्ति मानकर उसे ही खर्च किया। और ये चीज एक मुझे भी समझ में आना, मुझे भी ये समझ में आता था कि उनका इतना मेरे ऊपर भरोसा है। आज तक वो जब भी अगर मान लो मैं कुछ पैसे मांगता था, कुछ कमी हो जाती थी, एक बार के लिए तो संकोच आता था, क्योंकि उनको भी, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कभी मुझसे ये नहीं कहते थे कि बेटा क्यों मांग रहे हो। तो इससे भी एक लगता था कि नहीं, अब जो है उन्होंने इतना जब भरोसा किया है तो मैं तो अपनी पूरी लगन लगा ही दूं, कोई किंतु परंतु तो ना रहे। तो वो हमेशा जो रहता था वो काफी मोटिवेशन रहता था। जब पढ़ाई भी करता हूँ तो कभी मान लो मन नहीं कर रहा है, तब फिर उनसे बात कर लेता था, तो एकदम लग जाता था कि हाँ भाई इनके लिए करना है जो करना है, तो बस लग जाओ। अब कभी वैसी कोई परिस्थिति आई कि नहीं अब बहुत लग रहा है कि परिवार भी कष्ट में है, वो लोग भी दुख झेल रहे हैं, मुझे भी परेशानी हो रही है, अब नहीं पढ़ सकता, अब छोड़ देते हैं, कभी वैसा कोई परिस्थिति आई? जी, ऐसी परिस्थिति बहुत आती थी। जब मैं इनफैक्ट जब सीए बन के मैं गया था तो मेरी अच्छी, क्योंकि रैंक भी अच्छी आई थी, 28वीं रैंक आई थी, तो ऐसा भी लग रहा था कि मैं जॉब कर लूं, जॉब कर लेता तो कुछ पैसा आ जाता, कुछ पैसा आ जाते, घर वालों को भी मदद हो जाती। लेकिन फिर पापा का भी सहयोग रहा। पापा ने कहा कि बेटा नहीं, तुम्हें करने का मन है तो तुम जरूर जाओ, मैं थोड़े दिन और कष्ट सह लूंगा। और वही मुझे हमेशा मोटिवेट भी करते रहता था। और जब मैं तैयारी भी करता था तो कभी लगता था, और जब पहली बार नहीं हुआ तब लगा कि अब फिर से और एक साल इसमें देना होगा। क्या पहली बार आपने प्री कंप्लीट कर ली? हाँ, पहली बार बहुत बड़ी बात होती है कॉमर्स फैकल्टी से आकर के। कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगातार? जी, कई ऐसे भी दिन आते थे जिसमें पढ़ाई नहीं होती थी, जिसमें पूरे, जैसे मैंने आपको कहा कि अब जैसे पढ़ाई करते करते ही मन बिल्कुल उब गया है, तो थक जाते हैं, तो सोचता हूँ कि थोड़ा एक दिन रिलैक्स कर लूँ, आज नहीं पढ़ूंगा। उस दिन घर पे बात करता था, सब लोगों से कुछ बात करता था। ऐसे तो मैं करीबन 10-12 घंटे दिन के देता था। और वो मुझे लगता है कि वही जो प्रयास है आपका, जो आप मेहनत करते हैं, वही आपको इस परीक्षा में आगे लेकर जा सकता है। पढ़ाई के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, किस प्रकार से क्या कोई रूटीन था आपका? हाँ। कि इतने घंटे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका क्या किस हिसाब से तैयारी करते थे? हाँ, देखिए ये जो परीक्षा है इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा सिलेबस जो है बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है जी। तो आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए पहला तो ये कि आप किसी सीनियर जो ऑलरेडी इस एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे एक बार आप बात करें कि कितनी सारी चीजें पढ़नी चाहिए, कितनी सारी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने भी, जैसे प्रशांत भैया क्वालिफाई कर चुके थे तो उनसे भी बात की, साथ में मैंने ट्यूशन भी की थी तो उन्होंने भी थोड़ा मार्गदर्शन किया कि ऐसे पढ़नी चाहिए। तो आपको, क्योंकि इसमें सोर्सेस आप, जैसे पॉलिटी में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं लक्ष्मीकांत की भी किताब पढ़ सकता हूँ, उसके साथ मैं एनसीईआरटी भी पढ़ सकता हूँ, सुभाष कश्यप भी पढ़ सकता हूँ, डीडी बसु भी पढ़ सकता हूँ, तो काफी सारी चीजें पढ़ सकता हूँ। लेकिन उनसे मुझे फायदा कितना होगा ये जानना बहुत जरूरी है, जो पुराने क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग आपको बताते हैं। तो इसीलिए ये कि आपको इतना ही चीजें पढ़नी है और इसी को आप बार बार पढ़ें, ताकि आप जो जितना आपने पढ़ा है कम से कम वो तो आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। और इसके साथ साथ आप उसको प्लान कर लो। जैसे अगर मैंने सोच लिया कि पॉलिटी की मुझे सिर्फ ये 2 किताब पढ़नी है तो मैं इसे 15 दिन के भीतर कंप्लीट कर दूंगा। हिस्ट्री की मुझे अगर 2 किताब पढ़नी है तो मैं मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आर.एस. शर्मा पढ़नी है, तो वो सारी किताब मैं अगले 15 दिन के भीतर कंप्लीट कर लूंगा। और उसके बाद फिर मैं उसे रिविजन करूंगा। इसमें इस एग्जाम में ये भी है कि आपको रिवीजन करना भी बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल सकते हैं। तो एक बार एक चीज तो आपने पढ़ ली, उसको कम से कम 3 से 4 बार आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप फिर उसे परीक्षा में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रैक्टिस करना। और मेरी पहले अटेम्प्ट में जो मैं असफल रहा था, मैंने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा ट्यूशन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर लिया था कि वो जो पढ़ा रहे हैं मैं वो उसी को देखूं। हाँ, लेकिन फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने ये देखा कि मैंने यूपीएससी ने जो पास पेपर दिए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उनसे अपने निष्कर्ष कुछ निकालने का सोचा। उनसे कुछ अपने निष्कर्ष निकाले कि हाँ ये चीजें अगर वो पूछ रहे हैं तो इसका मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, इस एरिया पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए।
तो वो सारी चीज़ें मैंने दूसरे अपने अटेम्प्ट में सुधारी और उससे मुझे मेंस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस के दौरान आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, मेंस की तैयारी कैसे की? जी, मेंस के लिए देखिए, जो हमें पढ़ना जो होता है, जो प्री में पढ़े हैं, वो मोटा मोटी उससे हमारा मेंस में कुछ मतलब करीबन 50% एरिया कवर हो जाता है प्री से। और फिर जैसे क्योंकि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो काफी मतलब कि संक्षिप्त स्तर में वो हमें पता ही होता है, उसे बस लिखना होता है मेंस में। कुछ नई चीजें आती है, जैसे सिक्योरिटी के बारे में और एथिक्स का एक नया पेपर आता है मेंस में, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेंस में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़े तो बहुत, आपको एक बेसिक आइडिया हर चीज का होना चाहिए, लेकिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें और उस प्रैक्टिस करें और उसको साथ साथ किसी को दिखाई भी। और उसको लेके मैंने तो एक फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज आती है वहाँ पर, मैंने वो टेस्ट सीरीज लगाई थी, जिसमें कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो टीचर हैं, वो लोग हमारे आंसर को देखते हैं और बोलते हैं कि आप इस आंसर में इस तरह से सुधार कर सकते हो। तो वो सब मैंने किया था, उससे काफी फायदा हुआ मुझे। आपकी पढ़ाई के दौरान इंटरनेट का कितना आपको फायदा मिला, कितना सहयोग मिला, इंटरनेट का फायदा कितना होता है? जी हाँ, इंटरनेट ही एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने ये हमेशा अपना ध्यान में रखा कि इंटरनेट मुझे फायदा तो बहुत किया। जैसे मैं रोज जब पढ़ाई करता था तो कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मैं यूट्यूब पे उससे सर्च मारता था और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लेक्चर मिल ही जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ज्योग्राफी में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले 10वीं में पढ़ा था, फिर से समझ में आ ही नहीं है, तो जब मैं वो इंटरनेट पे सर्च मारता था मुझे मिल जाता था और उसका फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता था और समझ में आती भी थी। व्हाट्सएप का भी जो है, जो अभी मैंने ये देखता हूँ कि व्हाट्सएप में लोग जैसे फेक न्यूज डाल रहे हैं, ये सारी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन इसका भी आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फ्रेंड सर्कल बना था, हम करीब 4-5 लड़के थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो एक लड़का ने कुछ आंसर अगर लिखा तो वो व्हाट्सएप में उस ग्रुप में उस आंसर को हमने डाल दिया और दूसरे बच्चे उस आंसर से सीखते भी हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि तुमने ये जो आंसर लिखा है इसमें तुम ये चीजें सुधार सकते हो, ये चीजें इसको और इम्प्रूव करो। तो ये जो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना फ्रेंड सर्कल भी बना सकते हो, जो कि आपको बहुत फायदा करता है। और इसमें हम अपनी चीजें भी शेयर करते हैं। और यूट्यूब का तो मैंने जैसे बताया, और यूट्यूब आप यूज करते थे क्या? इस दौरान आप व्हाट्सएप में अन्य लोगों से भी बातचीत करते थे या फिर फेसबुक आप यूज करते थे? फेसबुक तो मैं नहीं, फेसबुक में बहुत कम ही देखता था। अगर मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि किसी दिन मन नहीं लग रहा है तो उस दिन मैं फेसबुक खोल के देख लिया। ऐसे मैं फेसबुक नहीं यूज करता क्योंकि फेसबुक की मुझे कुछ यूटिलिटी दिखी नहीं। लेकिन व्हाट्सएप में भी मैं बाकी लोगों से कुछ बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मैं जितना यूज कर सकूं करता था। और इंटरनेट में आजकल क्या है कि जो दिल्ली के भी ट्यूशंस वगैरह हैं और काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग खुद से ही कई आईएएस की मटेरियल डालते हैं। जैसे इनसाइट्स आईएएस एक बैंगलोर में संस्थान है जो कि आईएएस की पूरी मटेरियल को अपने वेबसाइट पे डाल के रखी है। तो उनका भी मैं भी लेता था सदुपयोग और उनके आगे आने वाले लोग भी बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। और घर बैठे भी इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। मैंने ट्यूशन लिया था, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर किसी को अच्छे से गाइडेंस मिले कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है, और मैं वो गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कोई भी अगर बच्चा मुझसे आके पूछना चाहे तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो और मेहनत करो। आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल अच्छे से आप दो तो इस परीक्षा को आप बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको बस जज्बा होना चाहिए और एक समझने की ललक होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल हो सकता है। मधुपुर के छात्र अगर वैसे लोग जिनके अंदर इच्छा होगी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, इसके लिए मुझे बाहर जाना है या फिर यहाँ रह के भी मैं कर सकता हूँ, वैसे छात्रों का अपनी ओर से क्या संदेश है? जी, मेरा संदेश तो ये रहेगा कि इस एग्जाम में अगर आप मेहनत करोगे, लगन से मेहनत करोगे, तो आप बिल्कुल इस परीक्षा को निकाल सकते हो। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं कोई बहुत ज्यादा तेज लड़का हूँ। मैं आज जो भी पहुंचा हूँ बिल्कुल अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचा हूँ। मैं जब भी कुछ चीजें, मेहनत और साथ में आपको एक प्लानिंग बनानी होती है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जैसे मैंने बताया कि गाइडेंस आपको चाहिए, तो गाइडेंस आपको स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है कि आपका जो मेहनत हो रहा है कम से कम वो सही दिशा में वो मेहनत जाए। ऐसा नहीं हो कोई मेहनत बर्बाद हो। तो वो अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। और सिर्फ छात्रों को नहीं, मैं अब मधुपुर में एक जो अभिभावक है, कुछ जो बाकी लोग हैं, उनको भी मैं जरूर एक अपील करना चाहूंगा कि जो बच्चे दिल्ली जाना चाहते हैं या बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको कई बार होता है कि ऐसे रहने खाने का वहाँ बहुत ज्यादा, खाने का पीने का और पढ़ने का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, वहाँ पर रहने का सबसे ज्यादा खर्चा है। तो अगर वैसी कुछ सुविधा हम सब यहाँ पर लोग जो हमने कुछ अचीव किया है या फिर यहाँ के भी लोग हैं, तो वो अगर हम लोग कुछ करवा पाए वहाँ के लोगों के लिए भी, तो वो मधुपुर के लिए काफी प्रेरणादायक होगा। और मधुपुर में मुझे पता है कि बहुत मेधावी छात्र हैं
बिल्कुल है, छिपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रतिभा छिपी हुई है और इनको हम निकाल सकते हैं, उबार सकते हैं अगर हम सब साथ में उनको ये एक मौका दे तो। और यही कारण है कि आज मधुपुर के एक नहीं बल्कि कई ऐसे यहाँ से युवा हैं जो कि अपनी लक्ष्य को पूरी की है। सबसे पहले मैं नाम गिना दूं, हृदयकांत तिवारी वर्ष 2015 में उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट की। उसके बाद प्रशांत डालमिया जी 2017 में, और आज हमारे साथ हैं विवेक मोदी जी। इनसे पहले भी कई लोग हैं, मेरे स्मरण में नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी हम सभी इनके शुक्रगुजार हैं कि ये सभी मधुपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप वैसे छात्र जिन्हें इनका सहयोग चाहिए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। हमारे भी प्रयास होगी कि एक सभा ऐसी आयोजित की जाए, आपसे इनकी मोटिवेशन क्लासेस कराए जाए, जिससे आप सब भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और विशेष खास बातचीत के लिए फिर हम मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।